चलो आप लोग रेडी हो चुके हो, मुझे पता चल गया है। अब मैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में लास्ट क्लास में बता रहा था, अब मैं इसको आगे बढ़ा। Stoichiometric calculations deal with the quantitative relationship between the reactants and products in a chemical reaction. The steps for solving stoichiometric problems are balancing the chemical equation, converting the units to moles, applying the mole concept and calculating the number of moles produced during the reaction, and finally, converting the number of moles of the required substance to the desired units. Stoichiometric problems are classified into mole-mole, mass-mass, mass-volume, and volume-volume relationships. Click each tab to learn more. मुझे याद आ गया, मैंने लगभग ये 3 चीज आपसे डिस्कस कर दिया था, मास मोल, मास मास एंड मास वॉल्यूम। को वॉल्यूम वॉल्यूम डिस्कस करना था, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है? और नहीं समझ में आएगा तो पूछना। In this type, for a chemical reaction, the number of moles of one of the reactants or products is calculated if that of the other reactants or products are given. Let's calculate the number of moles of carbon dioxide produced during the combustion of methane using 16 moles of oxygen. According to the balanced chemical equation, 2 moles of oxygen give 1 mole of carbon dioxide. Therefore, 16 moles of oxygen give 8 moles of carbon dioxide. ये आप लोग को समझ में आ गया कि इसने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया और क्वेश्चन क्या था। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास था, इसमें कार्बन मीथेन का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और आपको मिल क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल माना जाता है, इससे पॉल्यूशन वेरी लेस हो रहा है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि 16 मोल आपके पास ऑक्सीजन है, उसी के करस्पॉन्डिंग मीथेन बर्न होगा, तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा आपको ये बताना। तो इसका रिलेशन समझ में आ गया ना। 2 मोल्स ऑक्सीजन में आपको 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, दैट मींस 16 मोल ऑक्सीजन में कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सिंपल रिलेशनशिप है। In this type, for a chemical reaction, the mass of either one reactant or product is calculated provided the mass of the other reactants or products are given. Let's calculate the mass of magnesium oxide obtained by heating 30 grams of magnesium carbonate. According to the balanced chemical equation, 1 mole of magnesium carbonate gives 1 mole of magnesium oxide. 1 mole of magnesium carbonate is equal to 84 grams of magnesium carbonate, and 1 mole of magnesium oxide is equal to 40 grams of magnesium oxide. As 84 grams of magnesium carbonate gives 40 grams of magnesium oxide, 30 grams of magnesium carbonate gives 14.28 grams of magnesium oxide. देखो ये मास मास रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया है, इसको एक्सप्लेन कर दूं कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है? रिप्लाई मी फास्ट। कर दीजिए। कर दें? यस सर। तुम्हें समझ में नहीं आया था, पिछले क्लास में थे ना तुम? चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इक्वेशन समझो। ये मैग्नेट, हाँ तुम बोल रहे हैं क्या? क्या अरे कुछ बोल रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, आवाज क्लियर नहीं है। टाइप कर दो। वही सर। ठीक है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है बेटा, और ये मैग्नीस ऑक्साइड है। क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है मैग्नीस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्वेश्चन पूछा है कि बताओ यदि 30 ग्राम हम मैग्नीशियम कार्बोनेट ले रहे हैं तो कितना ग्राम हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का आपका क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मोलर मास निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो जो आएगा 84 ग्राम। कैसे आएगा, मैग्नीशियम का अप्रॉक्स 12 होता है, कितना होता है इसका वेट,
इसका वेट देखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का तो कार्बन का पता है 12, ठीक है, mg वेट, ठीक है। और ये आपका ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 से आप 8 करोगे कितना हो जाएगा 84, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 16 × 3 18 प्लस 12, मैग्नीशियम का 24 होगा, 12 है तो इसका डबल अप्रॉक्स कितना होता है 12 एटॉमिक नंबर, 24 उसका मास नंबर। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऐड करेंगे तो 24 और 16 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 40 ग्राम। 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट जो कि 1 मोल है, वो कितना दे रहा है 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है जो कि 1 मोल है। तो 30 ग्राम इसको उससे कैलकुलेट करेंगे क्या होगा 40/84 × 30, जो सॉल्व करेंगे हमको कितना मिल जाएगा 14.28 ग्राम, ठीक है, 14.28 ग्राम हमको मिल जाएगा। और ये मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं मास, मतलब एक मास है मैग्नीशियम कार्बोनेट और दूसरा मास है, उससे आप इसको निकाल पाए। एक सेकेंड, पार्टिसिपेंट्स म्यूट ऑल, या ठीक है। अब मास वाली रिलेशनशिप, In this type, for a chemical reaction, the mass or volume of either one reactant or product is to be calculated provided the mass or volume of the other reactants or products are given. Let's calculate the volume of hydrogen gas produced at normal temperature and pressure, NTP, when 65 grams of calcium reacts with water. According to the balanced chemical equation, 1 mole of calcium gives 1 mole of hydrogen. As 1 mole of any gas at NTP occupies 22.4 liters, 40 grams of calcium gives 22.4 liters of hydrogen gas at NTP. Thus, 65 grams of calcium gives 36.4 liters of hydrogen gas at NTP. देखो ये भी सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था एट एचटीपी बोलो या एनटीपी बोलो, बात लगभग एक ही चीज है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उस पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, क्लियर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 65 ग्राम ऑफ कैल्शियम है और वो रिएक्ट कर रहा है वाटर से, तो कितने वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस होगा। एनटीपी प्रेशर आपको बता दिया है। इसको निकालने का तरीका ये है कि भाई 60 कैल्शियम है, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास सबको पता है, मोलर मास 40 ग्राम होता है, 65 ग्राम दिया तो हम कह सकते हैं कि 40 ग्राम यदि कैल्शियम होता तो 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता। अब हमारे पास यदि 1 ग्राम कैल्शियम होगा तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा 22.4/40 लीटर, क्लियर। अब हमारे पास 65 ग्राम आप कैल्शियम है तो कितना हो जाएगा 22.4 × 65 इक्वल टू कितना आएगा 36.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एज एनटीपी। इसी तरह से हमको वॉल्यूम रिलेशनशिप भी देखना है। In this type, for a chemical reaction, the volume of either one reactant or product is to be calculated provided the volume of the other reactants or products are given. Calculate the volume of oxygen required to convert 3.6 liters of nitric oxide to nitrogen dioxide. According to the balanced chemical... इसका आंसर दो मुझे आप लोग, सॉल्व करो राइट नाउ। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुनो। What volume of oxygen is required to convert 3.6 liter of nitric oxide to nitrogen oxide? कहा क्या रहा है कि 3.6 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक। एक सेकेंड, आप लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो जिससे क्वेश्चन समझ में आ गया हो। जिससे क्वेश्चन नहीं समझा क्वेश्चन ध्यान समझो। इसका आपको दे दिया है क्या अमाउंट, कितना है 3.6 लीटर। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बन रहा है तो कितना लीटर, और तो इस क्वेश्चन ये है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितना हमको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वॉल्यूम में बताना है कि वो जस्टिफाइड कर सके इस रिएक्शन को, प्रोडक्ट हमको पूरा का पूरा मिल जाए।
3.6 लीटर हमको पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए। कैसे सॉल्व करोगे? कोई कोशिश कर रहा है? रिप्लाई मी फास्ट। यस सर। हाँ पूजा, कोशिश करो, समझ में आ रहा है ना? यस सर, कर रहे हैं। करो करो। सबको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से इसको प्ले The करते हैं। volume of either one reactant or product is to be calculated provided the volume of the other reactants or products are given. Calculate the volume of oxygen required to convert 3.6 liters of nitric oxide to nitrogen dioxide. According to the balanced chemical equation, 2 moles of nitric oxide react with 1 mole of oxygen to give 2 moles of nitrogen dioxide. The volume occupied by nitric oxide is 44.8 liters and that occupied by oxygen is 22.4 liters. Thus, the volume of oxygen required to convert 3.6 liters of nitric oxide to nitrogen dioxide is 1.8 liters. देखो, ये 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब क्या होगा? 22 मल्टीप्लाई 4 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड हमको चाहिए। 1 मोल ऑक्सीजन मतलब क्या? एट एनटीपी पे 22.4 लीटर, ये 44.8 लीटर चाहिए। और इसको ये कंज्यूम करने के लिए कितना चाहिए? जस्ट हाफ चाहिए। समझो यदि ये 3.6 है आपका और ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, 3.6 में हम क्या करेंगे? 2 से डायरेक्ट भी डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 1.8 लीटर। क्या चाहिए? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंज्यूम दिस 3.6 लीटर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर? क्लियर आ रहा है? चलो आगे। Sometimes the reactants in a chemical reaction are not present in the exact amounts as required by the balanced chemical equation. Consider a reaction between 2 moles of nitric oxide and 2 moles of oxygen. In this reaction, only 1 mole of oxygen is used. The reactant left unreacted in a chemical reaction is called the excess reagent. In the example, 1 mole of unused oxygen is the excess reagent. The reactant which is completely used up is called the limiting reagent. In the example, nitric oxide is the limiting reagent. Let us now practice identifying limiting reagents. Identify the limiting reagent when 300 atoms of X react with 400 atoms of Y. Select the correct option and click Submit. देखो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है बेटा, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लिमिटिंग रिएजेंट का अपोजिट क्या होता है? एक्सेस रिएजेंट। मान लो 2 रिएक्टेंट है, एक्स और वाई को ही मान लो, ठीक है। अब एक्स का किसी का एक अमाउंट, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। जो कम होगा वो क्या होगा? पहले यूटिलाइज हो जाएगा, वो कंप्लीट यूटिलाइज हो जाएगा, और जो ज्यादा होगा वो बच जाएगा। जो अनयूटिलाइज हो उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। जो पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया, जो बिल्कुल नहीं बचा, कंप्लीट प्रोडक्ट में बन गया, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। लेकिन उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट करता है। यदि एक्स और वाई सेम रेशियो में है तो कंप्लीट एक साथ दोनों यूटिलाइज हो जाएंगे, लेकिन यदि आगे पीछे हैं तो जो कम होगा उस पर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो कम वाला एक्स मान लो कम है, जो भी कम हो या वाई कम हो, उस पर डिपेंड करेगा क्या? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो इस पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करे, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को लिमिट करे, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इतना सबको समझ में आया कि नहीं? क्या वीडियो पीछे करके देखा है आप लोग फिर से? अब यदि समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे दो फास्ट। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन x + y से xy बन रहा है।
व्हेन एक्स का क्या दिया, 300 एटम्स बोल दिया, 300 ग्राम्स बोल दिया, 300 मोल्स बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, बताओ इसका आंसर दो। सर हाँ सर एक्स। एक्स, मुझे भी लग रहा है एक्स ही होगा। सुप्रिया पांडे भी गिवन एक्स, पूजा ने भी एक्स जवाब दिया। एक्स कॉमन सेंस है क्योंकि एक्स का अमाउंट क्या भाई कम है, 300 एटम है और ये 400 एटम। यस सर। सिंपल है, आप लोग देख के पहचान ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे मोल के फैक्टर को ध्यान देना। यहाँ पे जो 2x होता ना, यहाँ y होता, तब यहाँ मैटर उल्टा हो जाता है, तब यहाँ पे y हो जाता, क्योंकि यहाँ पे देखना है कि इसका डबल होना चाहिए x y का, ये भी फैक्टर डिपेंड करता है। अभी फिलहाल तो सिंपल है, आप लोगों ने x बोल दिया जो कि सही है। देखते हैं। That's great. X is the limiting reagent because all 300 atoms of X react with 300 atoms of Y, leaving behind 100 atoms of Y. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the limiting reagent when 5 moles of A react with 4 moles of B. Select the correct option and click submit. देखो बेटा, ये क्वेश्चन इसका जो आंसर दे देगा वो समझेंगे तो अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। ये इक्वेशन ध्यान से देखो और इसको मानो कि ये क्या है, अपने आप में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 3A 6B, 3C बन रहा है, 4D बन रहा है। ये 3 और 6 क्या है, ये मोल को टर्म कर रहा है कि 3A जो है A का 3 मोल, B का 6 मोल रिएक्ट करके 3 मोल C का बनाएंगे, 4 मोल D का बनाते हैं। यदि आपके पास 5 मोल A है और 4 मोल B है, तो आपको बताना है कि कौन पहले कंज्यूम हो जाएगा, कौन लिमिटिंग रेजिएंट है, कौन प्रोडक्ट को लिमिट करेगा। अब आपको इन्हीं दोनों का यूज करके, इन दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके आपको गेस करना है कि ये 5 मोल है, ये 4 मोल है, ये 3A, ये 6B है। यानी हमारा क्या होना चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए, तभी बैलेंस होगा। जो भी सोचो इसका आंसर दो मुझे। सर हाँ सर बोलो सर बेटा। ए। ए लिमिटिंग रीजेंट है, यस सर। ठीक है। और कोई रिप्लाई, कोई बी भी कहना चाहता है? बी बी बी, क्या सोच के बी बोले बेटा, बताओ क्या सोच के बी बोला? और कोई रिप्लाई? सॉल्व कर रहे हैं सर, गलत आ जा रहा है, क्या बताएं। अरे इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इसको बताना है, आसानी से बता दोगे। तो दीपाली बोल रही है ए। हाँ तो तुम क्या परेशान हो, ए मतलब नन, नन नहीं, ए मतलब अच्छा, हाँ ए, ठीक 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 ठीक, ए बी। चलो मैंने देख लिया चैट सबका, चलो अब समझाते हैं। देखो हमारे हिसाब से ये 3 मोल चाहिए, 6 मोल चाहिए, लेकिन ये बेटा 5 मोल है, ये 4 मोल है, तो इसको रिक्वायरमेंट कितना है, 6 मोल का। यदि 3 होता तो, लेकिन यदि 5 होता तो कितना रिक्वायरमेंट होगा, और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो सोचो यदि ए 3 मोल है तो बी हमको चाहिए 6 मोल, लेकिन यहाँ पे ए मेरा क्या है 5 मोल, हमारे पास बी क्या है 4 मोल है, तो बी का अमाउंट कम दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका आंसर होगा बी। लेकिन बी बोल देने से काम नहीं चलेगा, क्यों है बी ये बताने पे माना जाएगा कि आपको समझ में आया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल नहीं है, ठीक है। That's great. B is the limiting reagent. For 5 moles of A, 10 moles of B are required, but only 4 moles of B are present. Therefore, B is the limiting reagent. कैसे किया, कैसे किया ये? सर जी मेरा सही था, अच्छा अच्छा, हाँ सही था। देखो इसने क्या किया, पेन ले लेते हैं, कि देखो ये 3 मोल है और इसको रिक्वायरमेंट कितने मोल से रिएक्ट करेगा, बी के 6 मोल से, ठीक है, इसलिए कर दिया 6/3। ए जो है बी के 6 मोल से रिएक्ट करेगा 3 मोल इसका, यानी
6/3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में 5 मोल हमारे पास क्या है, ए है, ये हमारे पास क्या है 5 मोल है। तो हम ये गेस करना चाहते हैं कि 5 मोल में कितना मोल बी होना चाहिए हमारे पास। हम देखेंगे 6/3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमको 10 मोल मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास है कितना, 4 मोल ही बी है। तो लिमिट कौन है, कम कौन है, बी कम हुआ ना, और बी कम हुआ तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, किसके अनुसार बनेगा, बी के अमाउंट के हिसाब से बनेगा, जो प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट करता है, और ना कि ए। वो क्या बचेगा, अनरिएक्टेड हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है, दैट्स ग्रेट। Let us quickly recapitulate the stoichiometric calculations based on different quantitative relationship between reactants and products. देखो ये टेबल नोट्स बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समराइज कर देते हैं। मोल मोल रिलेशनशिप है तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइदर वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड, प्रोवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द अदर रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज गिवन। मतलब आपको रिएक्टेंट का मोल दिया रहेगा, उससे आपको प्रोडक्ट का मोल बताना रहेगा उस गिवन इक्वेशन से, जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। यदि बैलेंस नहीं है तो हम देखेंगे कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है, एक्सेस रीजेंट कौन है, वो डिपेंड करेगा कि क्या है। मास मास रिलेशनशिप सिंपल सी बात है, द मास ऑफ आइदर वन रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड, किसी एक का कैलकुलेट करना है, प्रोवाइडेड द मास ऑफ अदर रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट आर गिवन। अदर का दिया है तो उसके हिसाब से आपको रिलेशनशिप बताना है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी है। वॉल्यूम मास वॉल्यूम यही ध्यान देना है कि 22.4 लीटर होता है एट H2 एट NTP। एक्सेस रीजन का क्या डिफिनेशन है, द रिएक्टेंट व्हिच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड व्हेन अ केमिकल रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन इज कॉल्ड द एक्सेस रीजन। लिमिटिंग रीजन क्या होता है, द रिएक्टेंट व्हिच इज कंप्लीटली यूज्ड अप व्हेन अ केमिकल रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन। जो कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाए वो लिमिटिंग रीजन है, जो यूज्ड अप ना हो वो क्या है, वो आपका एक्सेस रीजेंट है। ठीक है, अब ये एक वीडियो हो गया, 2 वीडियो और है, चलिए देख लेते हैं। लास्ट 10 मिनट टाइम स्टार्ट हो गया है। आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं क्लास 11 के एनसीईआरटी की? Balancing chemical equations. हाँ सर बोलो बेटा। कर रहे हैं सर। सर आप ही हम लोग को क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में टेक्स्ट में सीधा दूंगा ना, और एनसीईआरटी भी यूज करूंगा, जो टाटा क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ उससे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। वैसे तो 1 मार्क्स के देने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में 2 मार्क्स का भी दूंगा। ओवरऑल 20 मार्क्स का बनाना है 1 आवर्स के लिए, और 20 तारीख को होगा, ध्यान देना। A chemical equation is a specific representative statement about a chemical change. As an example, let's take a look at a representation of the decomposition of water into hydrogen and oxygen. In an equation, the left side will show the substances which are the reactants, and the right side will show the products resulting from the reaction. An arrow, known as a yield sign, points from left to right, indicating the reactants reacted and then yielded the products. Chemical equations also represent the relative quantities of both the reactants and the products in a reaction. Our example showing the decomposition of water cannot be considered an equation because it is not balanced. There is only one oxygen atom in the reactant, while there are 2 oxygen atoms in the product. For a chemical equation to be balanced, an equal number of atoms must be present on each side. Let's place a coefficient of 2 in front of the water. Now, our oxygen atoms are balanced on both sides, but the hydrogen atoms still are not. On the reactant side, we now have 4 hydrogen, and on the product side, only 2 hydrogen. To balance the hydrogen on the reactant side, we'll place a 2 in front of the hydrogen. Now, there are 4 hydrogen atoms and 2 oxygen atoms on both the sides. And we have a balance equation. Let's balance a simple equation showing the combustion of propane as it yields carbon dioxide and water. Begin by balancing the number of atoms in the most complicated substance. In this case, it is propane.
There are 3 carbon atoms in propane. So we'll put a coefficient of 3 in front of carbon dioxide in the product. There are 8 hydrogen atoms in propane, but only 2 in water. For that reason, we'll put a coefficient of 4 in front of the water on the right. That leaves us with 2 oxygen atoms on the left. But on the right, there are 6 in CO2 and 4 in H2O, adding up to 10, meaning our equation still isn't balanced. To end with a balanced equation, we need to put a coefficient of 5 in front of the oxygen atoms on the left. Summary. A chemical equation is a symbolic statement illustrating a chemical change. In a chemical equation, the number of atoms on the sides of the reactant should be equal to the number of atoms on the side of the product. To balance a chemical equation, first balance the compound with largest number of atoms. ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन था कि कैसे इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं, आप क्लास 10th में भी देखे थे। हमको उसमें सिंपल सही करना है, किसी भी तरह से नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट को नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के बराबर करना है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना। एक और वीडियो है, मेरे पास 5-6 मिनट का पर्याप्त टाइम है, मुझे लगता है ये हमारा लास्ट वीडियो होगा आज के लेक्चर के लिए, आप लोग इसको समझो। Molarity of a solution. Molarity and molality are units used for quantifying the concentration of a solution and are based on the mole. In this session, we concentrate on learning how to calculate molarity. 1 mole is the amount of a substance that contains 6.023 multiplied by 10 to the power 23 entities of that substance. For example, 1 mole of carbon will contain 6.023 multiplied by 10 to the power 23 atoms of carbon. 1 mole of carbon dioxide will contain 6.023 multiplied by 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide. And 1 mole of sodium chloride will contain 6.023 multiplied by 10 to the power 23 ions of sodium chloride. Molarity is defined as the number of moles of a solute in 1 liter of a solution. For example, a 0.20 molar NaCl solution will contain 0.20 moles of sodium chloride in every liter of the solution. Consider a solution composed of 10 grams of sodium hydroxide in 200 ml of water. Let's see how to calculate its molarity. First, we need to calculate the number of moles of solute, which is sodium hydroxide, that are present in the solution. The atomic mass of sodium is 23, of oxygen it is 16, and of hydrogen it is 1. Adding up the 3 atomic masses will give us the atomic mass of our compound, which will be 40. We already know that there are 10 grams of sodium hydroxide in the solution. The number of moles of sodium hydroxide in our solution can be derived using the equation. 10 multiplied by 1 mole of sodium hydroxide divided by 40, which gives us 0.25 moles of sodium hydroxide. Next, we need to calculate the number of liters of the solution. We already know that we have 200 ml of solution, but we need it in terms of liters. So 200 multiplied by 1 liter of water divided by 1000 ml will give us 0.20 liters of the solution. Finally, we have to divide the number of moles of solute by the number of liters of solution. In our example, the number of moles of solute is 0.25 and the number of liters of solution is 0.20. 0.25 divided by 0.20 will be 1.25,
From this, we know that the molarity of sodium hydroxide of solution is 0.20. 0.25 divided by 0.20 will be 1.25. ये समझ में आया है? ये कैसे सॉल्व किया है? देखो ये कहा क्या रहा है कि 200 ml आपके पास क्या है? वाटर है। 10 ग्राम आपके पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आपको NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालना है जो आएगा 40 मोलर मास मतलब। अब इसका अपने मोल निकाला कितना आ गया? 0.25 मोल आ गया। लेकिन 200 ml है, इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है? लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 ml से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 0.20 लीटर आ गया। अब मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा? मोलरिटी, दैट इज कैपिटल M। यही सॉल्व किया कितना गया? 1.25 m मोल पर लीटर या मोलरिटी। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। लास्ट 1 मिनट है, रेडी हो जाओ, वीडियो भी खत्म हो चला है। From this, we know that the molarity of sodium hydroxide in our solution would be 1.25 moles per liter. Summary. Molarity is defined as the number of moles of a solute in 1 liter of solution. The steps for calculating a solute's molarity are: calculate the number of moles of solute, calculate the number of liters of the solution, divide the number of moles of solute by the number of liters of solution.